दूसरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से कैसे कंपेयर करेंगे। तो हम से उस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, उसके देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है उसको हम कैसे लिखेंगे। हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन को हम मान ले रहे हैं कि इक्वेशन है मेरे पास a11 x1 प्लस a12 x2 and plus dot dot a1n action equal to b1। दूसरी इक्वेशन यहीं पे है। जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारे पास a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस डॉट डॉट a2n xn equal to b2 and so on am1 x1 plus am2 x2 and plus so on amn xn equal to bm। यहाँ पे देखिए इक्वेशन है वो मेरे पास है एम इक्वेशन, और जो अननोन है जिनको हम वेरिएबल कहेंगे वो हमारे पास है x1 x2 xn। n वेरिएबल है और m इक्वेशन है। ऐसा सिस्टम को हम कहते हैं m क्रॉस n सिस्टम, ठीक है। एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड m क्रॉस n सिस्टम। जहां पे जो ai है where aij belongs to f हमारे पास फील्ड होगा, फील्ड सेट में होगा। फॉर ऑल I lies between 1 to m and j lies between 1 to n, and also say that vi belongs to f for all I 1 to dot dot m। तो ये जो ए आई जे है वो हमारे पास स्केलर की तरह ट्रीट होंगे, वी आई भी हमारे पास स्केलर होगा, और x1 x2 xn है वेयर x1 x2 x2 dot dot xn are the variable। तो ये मेरे पास कहलाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्योंकि सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन है क्योंकि हर एक वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है, x1 की पावर 1, x2 की पावर 1 डॉट डॉट xn की पावर 1, और a11 a12 डॉट डॉट a1n। and second equation a21 x1 a22 x2 and a2n xn equal to b2 हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, एंड दैट इज अ mth इक्वेशन। सो हमारे पास m इक्वेशन है, और इस m इक्वेशन में जो दिस सिस्टम कहलाएगा m क्रॉस n सिस्टम, वेयर aij belongs to फील्ड होगा, और ये हमारे पास vi belongs to i डॉट डॉट m होगा, वेयर x1 x2 xn जो हमारे पास है वो वेरिएबल कहलाएंगे। तो ये जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, इसके हम सोल्यूशन की बात करेंगे यहाँ पे कि इसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। अच्छा, इसके अगर सोल्यूशन की बात करते हैं तो उसके सबसे पहले हम इसका दूसरा फॉर्म लिख लेते हैं। जो फॉर्म है वो दूसरा फॉर्म कहलाता है मैट्रिक्स फॉर्म। दूसरा सेकेंड फॉर्म कहलाता है इसका मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन, क्योंकि हम जनरल इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हमेशा मैट्रिक्स फॉर्म ही लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखा करेंगे ax इज इक्वल टू v। हम आपको बता देते हैं ax क्या है, b क्या है। ये फिर से a डैश कहलाने लगी, जहां पे a जो है वो मैट्रिक्स है aij am क्रॉस n की, am क्रॉस n, और कैपिटल X है वो हमारे पास x1 x2 डॉट डॉट xn n वेरिएबल है, और जो कैपिटल V है वो हमारे पास v1 v2 डॉट डॉट vn।
ये हमारे पास Vm, ओके, m क्रॉस n का कॉलम है, ये x1 x2 xn n क्रॉस 1 का कॉलम है। तो ये हमारे पास जो सिस्टम है, ये सिस्टम और ये सिस्टम दोनों सिस्टम सेम होंगे, बट ये लिखने की वे डिफरेंट हो गए। हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना ली, x1 x2 xn लिख दिया, इक्वल टू v1 v2 vm लिख दिया। तो हमारे पास ये जो सिस्टम दूसरा आ गया x इज इक्वल टू v, ये भी सिस्टम है बट सेम वे, बट इसके दो फॉर्म है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं और जो हमारे पास पहला फॉर्म था वो भी फॉर्म हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास बात आती है, वो बात ये आती है कि कभी भी अगर, क्योंकि पूरे लीनियर अलजेब्रा में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जब तक हम पढ़ेंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन की बात आ जाती है कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, मेरे पास ये इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशन लिखी है, हमने कहा इनमें पहली इक्वेशन में C1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरी इक्वेशन में C2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और तीसरी इक्वेशन में Cn का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम ऐसा करने लगेंगे, C1 C2 Cn का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास सबसे पहले C1 मल्टीप्लाई C2 मल्टीप्लाई एंड डॉट डॉट Cn मल्टीप्लाई। जब C1 C2 Cn मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हम इसके बाद इन दोनों को ऐड कर दें, सबको ऐड कर देते हैं mth इक्वेशन को, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाती है, वो कहलाती है कि इन सभी रो का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हम क्या करने जा रहे हैं, जितनी भी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन में C1 का मल्टीप्लाई, दूसरी इक्वेशन में C2 का मल्टीप्लाई, तीसरी इक्वेशन में C3 का मल्टीप्लाई एंड डॉट डॉट Cm का मल्टीप्लाई, और सबको ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो एक इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, अगर ये एक इक्वेशन बन गई तो हम अब कंपेयर करना चाहते हैं कि हमारे पास जो एक इक्वेशन बनाएंगे, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन और इस इक्वेशन का जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्या क्या कहता है, क्या कहता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन क्या उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है, या उस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हो सकता है। इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास, हमने कहा हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं इक्वेशन का। तो लीनियर कॉम्बिनेशन लिया इन सभी mth इक्वेशन का, तो हम, मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई। तो हम कह रहे हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रोज, ऑल इक्वेशंस। सो आई विल राइट नाउ लीनियर कॉम्बिनेशन, ये मेरा दूसरा पॉइंट होगा जिसको हम स्टार कह सकते हैं, ओके। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इक्वेशन, लीनियर combination of linear combination of all equations। तो सभी इक्वेशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। यहाँ कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रोज ऑफ दिस वन, ये। सो लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा। हमने कहा हमने C1 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहली इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय द C1, दूसरी इक्वेशन में C2 और जोड़ दिया दोनों को। तो देखिए C1 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन आ गई C1 A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस डॉट डॉट A1n xn। ये पहली इक्वेशन से C1 का मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी इक्वेशन में C2 का मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया। मल्टीप्लाई बाय C2 A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस डॉट डॉट A2n xn एंड प्लस डॉट डॉट Cm। हमारे पास हो जाएगा AM1 x1 AM2 x2 प्लस डॉट डॉट AMN xn इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस डॉट डॉट CM VM। ओके, ये इक्वेशन आ गई, नई इक्वेशन जिसको हम बी इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई जो हमारे पास बी इक्वेशन कहलाई। हमने कहा ये बी इक्वेशन है। अच्छा, अगर ये बी इक्वेशन है और पहली वाली ए इक्वेशन थी x इज इक्वल टू बी, तो हम कह रहे हैं जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन है, वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, बी को भी सेटिस्फाई करेगा। जो सिस्टम ऑफ लीनियर, जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है, उसको भी ये सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा? अगर मान लो इस इक्वेशन, पहली इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है या टोटल सिस्टम का कोई सॉल्यूशन है, तो क्या करेगा, ऐसे वेरिएबल की वैल्यू, सॉल्यूशन क्या होता है कि x1 x2 xn की जो वैल्यू है, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करे, इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करे और mth इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इससे मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, अगर हमने कहा x1 x2 xn है, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब क्या हुआ, a11 x1 इक्वल टू b1 होगा,
a12 x2 इक्वल टू v2 होगा, डॉट डॉट a x इक्वल टू vm होगा। अच्छा, तो इसके मतलब अगर जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो भी सोल्यूशन होगा वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि अगर सोल्यूशन हुआ तो हम इसको v1 पुट कर सकते हैं, इसको v2 पुट कर सकते हैं, इसको vm पुट कर सकते हैं, और यही राइट साइड में लिखा हुआ है। इसके मतलब हमारे पास क्या हुआ कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर जो सोल्यूशन है वो इक्वेशन v को भी सेटिस्फाई करेगा। ऑल द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज आल्सो सोल्यूशन ऑफ द linear combination, that means equation b. So this is very important note. All the solution, every solution of the system of a is also solution of the equation of v, but converse may or may not be true. I am not saying that anything about the converse. Maybe solution of the solution of the equation of the b may not be satisfy the system of the linear equation, but all the solution of the system of the linear equation satisfy equation solution of the equation in b. So now note is, हम केवल इसीलिए पढ़ाए हैं आपको इस बताने के लिए कि अगर कभी भी लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया जाए सभी रोज का, सभी इक्वेशंस का, तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन होगा, सिस्टम का सोल्यूशन होगा, इसके मतलब ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि every solution of system of linear equation of A is also solution of equation B. हम आपको ये नोट बता दिए। क्यों? क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अगर सोल्यूशन x1 x2 xn हुआ तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ b1 होगा क्योंकि पहली इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, पहली इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा तो b1 आएगा, दूसरी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो b2 आएगा, mth इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा तो bm आएगा। अच्छा, अगर सोल्यूशन हुआ, मान लिया हमने x1 x2 xn का जो भी सोल्यूशन है, तो यहाँ b1 होगा, यहाँ b2 होगा, यहाँ bm होगा, तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस ऑटोमेटिकली every equation of the solution A is also solution of the equation B. But can you say that is a conversely true or not? So I will write the one example, and in this example I will see that the every solution of the equation A is also solution of the B. But every solution of B, we will not say that equation of the solution of the A. Okay, so हम देखो जनरेट करेंगे एक लीनियर कॉम्बिनेशन, कोई भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन, पर्टिकुलर लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे और देखेंगे कि जो सिस्टम का सोल्यूशन होगा वो इस लीनियर इक्वेशन का भी सोल्यूशन होगा। लेकिन जो इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा ये जरूरी नहीं है कि वो सिस्टम का सोल्यूशन हो। देखिए मेरी जो स्टार्टिंग है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हो रही है। हमने मैट्रिक्स थ्योरी नहीं पढ़ाई है, बट मैट्रिक्स थ्योरी जहां जहां हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हम वहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स थ्योरी को इसलिए मैंने बोला था मैट्रिक्स थ्योरी को आपको रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत आता भी नहीं मैट्रिक्स थ्योरी से, जो आता है वो नॉर्मल आता है, उतना तुम लोग सब कर लेते हो। फिलहाल अभी जो मैट्रिक्स आएगी भी मेरे सामने हम उसका भी यूज करते रहेंगे। ओके, सो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट ये है, हम इस एग्जांपल को एक एग्जांपल लेके इसके कन्वर्स पार्ट को ये दिखाते हैं कि कन्वर्स पार्ट मे और मे नॉट बी ट्रू। ओके, किसी को डाउट? यहां तक किसी को डाउट? यस, टेल मी, एनी डाउट? बताइए भाई, कोई डाउट हो किसी को भी? नहीं सर। ओके ठीक, तो मैं एक एग्जांपल लिख रहे हैं आपके सामने। एग्जांपल देखते हैं क्या है। एग्जांपल एक ऐसा लिखेंगे कि एक सिस्टम लिखेंगे, ठीक है, उस सिस्टम का कोई सोल्यूशन निकालेंगे। तो हम एक सिंपल सिस्टम लिख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 हम समझने के लिए। सो एग्जांपल 1 कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन हुई, हमने कहा x1 माइनस ट्वाइस x2 इक्वल टू 1, ये मेरे पास पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन हमने मान ली x1 प्लस x2 इक्वल टू, हमने मान लिया 2। अच्छा, इसका हम अगर ये सॉल्व कर पाए ना कर पाए, लेकिन हमें ये पता है कि हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 12th अथवा 10th से। ये हमने मान लिया a है। सो व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ दैट सिस्टम? फर्स्टली फाइंड द सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? व्हाट इज solution? Just tell me what is solution of that equation? Solution क्या होगा? Means x1 और x2 क्या आएंगे? x1 and x2
What is x1 x2? Now what is x1, what is x2? 5/3, 1/3. 5/2, 5/3. 5/3, 1/3। ओके, तो देखो ये इसका सोल्यूशन हो गया। इस सिस्टम का एक यूनिक सोल्यूशन आया। चलो बहुत अच्छा है, यूनिक सोल्यूशन आ गया। अच्छा, हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं, यूनिक सोल्यूशन। ये यूनिक सोल्यूशन हो गया। नाउ आई विल राइट ए लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, द लीनियर कॉम्बिनेशन, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ट्वाइस x1 माइनस ट्वाइस x2। हमने C1 ले लिया 2 और C2 ले लिया 1, ऐसे ही जोड़ दिया दोनों को। x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 प्लस 2। Now that equation we will write 3x1 minus 4 और एक गया 3x2, सही है ना? ओके, इक्वल टू 6। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x1 माइनस x2 इक्वल टू 2। ठीक है। अच्छा देखिएगा ये सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा कि नहीं कर रहा। 5/3 और 1/3 कितना रह गया? तो गलत आया, देखो कैलकुलेशन गलत हुई। 2x1 आरएचएस में आपने मल्टीप्लाई गलत कर दिया। C1 का मल्टीप्लाई जब होगा इक्वेशन फर्स्ट में तो 2 + 1 लिखा आएगा। अब ठीक है, अभी भी कहीं गलत है यार। 3 आएगा, 4 नहीं। 4 की जगह तो आरएचएस में उधर 3 होगा, 4 नहीं। 2x1 3 और 4 सही है ना? अब ठीक है। यस है। तो ठीक, तो x1 3x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 4। अब देखना जरा सेटिस्फाई करा के। सही है, अब सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। सी दैट 5/3 1/3 सेटिस्फाई। 5/3 1/3 4/3 बचेगा, 3 कैंसिल आउट 4। इसके मतलब जो सिस्टम का सोल्यूशन है वो इसको भी सेटिस्फाई करता है। लेकिन इसका एक मुझे ऐसा सोल्यूशन बताओ जो इसको सेटिस्फाई करता हो लेकिन इसको ना करता हो। सिंपल, x2 0 रख लो, x2 0 रख लो, x1 कितना आ गया 4/3। देखो 4/3 0 इसका सोल्यूशन है इसका, लेकिन क्या इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, क्योंकि इसका तो यूनिक सोल्यूशन ऑलरेडी है। ओके, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। दैट मींस दिस इज सोल्यूशन ऑफ B but not solution of A, solution of A। ओके, यही मैंने आपको ये कहानी बताई है इस पूरी थ्योरी में कि अगर मेरे पास कोई भी सिस्टम हुआ और उस सिस्टम की इक्वेशन को अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में बदल दिया जाए, सभी इक्वेशन को, जो सिस्टम का सॉल्यूशन होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन के सॉल्यूशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जो लीनियर कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन होगा वो जरूरी नहीं है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो कि उस सिस्टम के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो ये हमारे पास ये सॉल्यूशन हुआ। इसका मतलब कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। सबको समझ में आ गया पहला पॉइंट? यस सर। किसी को कोई डाउट? ओके, नाउ हम इसको आगे बढ़ाते हुए एक पॉइंट और लिखने जा रहे हैं। हम एक और सिस्टम जनरेट कर लेते हैं, अनदर सिस्टम। ओके, नाउ आई विल राइट अनदर सिस्टम। बहुत ध्यान से पढ़ना भाई, ओके, क्योंकि हमने कई चीजें पढ़ाई नहीं है यहाँ पे और डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हम बेसिक नहीं पढ़ाना चाहते थे। अनदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक और सिस्टम जनरेट करते हैं। देखिएगा, हम एक और सिस्टम कहते हैं और इसको कह देते हैं कि Vx इक्वल टू, हम पूरा सिस्टम लिखते हैं पहले, V11 x1 प्लस V12 x2। यहाँ पे कॉफिशिएंट तो डिफरेंट है, बट जो Vn एक्शन इक्वल टू हमने कह दिया मान लो D1
और B21 X1 प्लस B22 X2 प्लस डॉट डॉट B2n Xn equal to D2 and now so on। लास्ट में हमारे पास इक्वेशन होगी Bm1 X1 Bm2 M2 नहीं K ले लेते हैं K1 K2। जरूरी नहीं है कि उतनी ही इक्वेशन हो जितनी बैक पे थी, इक्वेशन कम हो सकती हैं लेकिन अननोन वही है। Kn Xn equal to Dk, ठीक है। तो ये हमारे पास अनदर सिस्टम है एंड से दैट सिस्टम इज C। इस सिस्टम को हमने C कहा। इसका अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म लिखें तो ये मैट्रिक्स फॉर्म हमने कह दिया, मान लो ये है Bx is equal to D, ओके, Bx is equal to D। अब देखिए हम क्या आपको बताने जा रहे हैं, मैंने C डैश कह दिया इसे। हम बताने जा रहे हैं कि पहले वाला जो सिस्टम था उसकी हर एक इक्वेशन कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन इन C। हम क्या कह रहे हैं, एवरी इक्वेशन ऑफ, मान लो हमने पहली इक्वेशन उठाई इस सिस्टम की, इस सिस्टम की पहली इक्वेशन उठा के उसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दें दूसरे सिस्टम के साथ, तो क्या हुआ, अगर हमने ऐसा लिख दिया कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दूसरे सिस्टम, इसके मतलब इक्वेशन एवरी इक्वेशन ऑफ ए लिख गई अगर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ द बी, इसके मतलब हर एक सोल्यूशन जो इसका होगा वो उसका भी सोल्यूशन होगा, सेक्शन बी का, इस सी का भी, इस सी का भी होगा। हमने क्या कहा, पहले वाले सिस्टम की एवरी equation of the system of the A is written as can be written as a linear combination of the equations in C। अगर ऐसा हुआ तो सिस्टम A का जो सोल्यूशन है वही सिस्टम C का भी सोल्यूशन है। अच्छा, अगर इसके कन्वर्स पार्ट भी हो गया कि मान लो हर एक इक्वेशन in C, every equation of the C can be written as a linear combination of the equations in A, then the every solution of the C is also solution of the सिस्टम ऑफ ए। इसके मतलब कभी भी अगर ऐसा होता है कि दोनों तरफ ये लिख जाए कि एवरी इक्वेशंस ऑफ ए कैन बी रिटन एज ए लीनियर इक्वेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द इक्वेशंस इन सी एंड वाइस वर्सा, एंड such things you hold, then I am saying that A and C both are equivalent system। क्या कहलाएंगे, equivalent system। That means solution of A and solution of system of A is also solution of the system of C। दोनों के जो solution होंगे वो solution सेम solution रखेगा। तो हम अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इक्विवेलेंट सिस्टम की बात करना चाहें तो हम अगर दो सिस्टम को यहाँ मैंने कंपेयर किया और उनको ये देखना चाहते हैं कि ये अगर दोनों, हम तो अभी सोल्यूशन निकालना जान जाएंगे, तो हम अगर सोल्यूशन निकाल लेते हैं दोनों सिस्टम के और दोनों सिस्टम के सोल्यूशन अगर सेम आते हैं तो हम कहेंगे कि जो इसका सोल्यूशन होगा और जो सोल्यूशन दोनों के सेम होंगे तो हम इनको कहेंगे दोनों सिस्टम इक्विवेलेंट सिस्टम है। तो हमारे पास नेक्स्ट शेडिंग आती है, वो आती है इक्विवेलेंट सिस्टम। लेकिन देखिएगा हम आपको के यहां हमने ये नहीं बताया कि पहले वाले सिस्टम में इक्वेशन m थी, दूसरे वाले सिस्टम में इक्वेशन k है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि m और k बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तब भी इक्विवेलेंट सिस्टम हो जाएगा। तो कौन कौन इक्विवेलेंट सिस्टम कब कहलाता है, दोनों लैंग्वेज के साथ सीखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सेक्शन सी उठता है वो सेक्शन सी में कोई लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो लैंग्वेज ऐसे लिखी हो, एवरी इक्वेशन इज द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए can be written as a linear combination of the system of equation C and vice versa। That means that is definition of the equivalent system। Either we can say that the solution, both system have a same solution, that is called equivalent system। तुम सबसे पहला नाम आपके सामने रख रहे हैं, वो कह रहा है इक्विवेलेंट सिस्टम। तो लिखते हैं इक्विवेलेंट सिस्टम क्या है, तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं इक्विवेलेंट सिस्टम। सो देखिएगा इक्विवेलेंट सिस्टम, लेकिन हम दोनों लैंग्वेज के साथ पढ़ेंगे। मैं आपको पहले बता दिया कि हमें पढ़ना दोनों लैंग्वेज में है, क्योंकि जो सेक्शन सी है वो हम उठा सके, उस क्वेश्चन को कर सकें। तो आपको हर चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो हम इक्विवेलेंट सिस्टम अगर लिखते भी हैं तो इक्विवेलेंट सिस्टम हम पर्टिकुलरली सोल्यूशन निकाल लिया करेंगे, तो हमें प्रॉब्लम क्या है, हम तो वैसे भी बता देंगे इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तो हम केवल सोल्यूशन ही निकाला करेंगे। अभी हम सोल्यूशन निकालना सिखाएंगे, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट सिस्टम को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कैसे कैसे लिखा जा सकता है लैंग्वेज में, तो हम वो भी सीख रहे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं, लिखते हैं इक्विवेलेंट सिस्टम। हमने लिखा एवरी इक्वेशन ऑफ द एवरी इक्वेशन
every equations of system of linear equation A, अब A वही रखना जो मैंने डाला, can be written as linear combination of system of equations in V. System of equations in V and vice versa. अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास जो every equation of the system of linear equation A can be written as a linear combination of the system of equation in V and vice versa. अगर ऐसा कभी हो गया तो हम कहेंगे that is equivalent system, that A and B are equivalent system. Then A and B are equivalent system. अगर इसकी डिफिनीशन इक्विवेलेंट सिस्टम यहाँ लिखी तो हम दूसरी डिफिनीशन में लिखे दे रहे कि अगर मेरे पास ऐसा हुआ कि दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ वो सेम हुआ तो भी कहलाएगा इक्विवेलेंट सिस्टम. हाँ जवाला बताओ. क्वेश्चन इक्वेशन इन सी है ना? हाँ इक्विवेलेंट ए और सी है ना? ए और सी. अच्छा ए और सी. हाँ ओके ए और सी. गुड गुड गुड. Every equation of system of linear equation A can be written as a linear combination of the system of equation in C and vice versa. Then A and C are equivalent system. So equivalent system. इसके मतलब अगर equivalent की बात कभी हो दूसरे टाइप में कभी की जाए तो आप दूसरी डिफिनीशन भी लिख सकते हैं. और both system have same solution, that is called equivalent system. कभी भी कोई भी सिस्टम है वो अगर कभी भी सेम सोल्यूशन रखते हैं तो इक्विवेलेंट सिस्टम कहलाते हैं. So देखते हैं. So or we can write that different way. Both system has same solution. Both system has same solution is called equivalent system. तो ये मेरा तीसरा पॉइंट था जिसमें हम आपको ये बताए कि जो ये सिस्टम है वो सेम सॉल्यूशन अगर रखता है तो हम कहते हैं ऐसे सिस्टम को कहते हैं इक्विवेलेंट सिस्टम. अच्छा अगर इक्विवेलेंट सिस्टम की आ गई तो बात अब ये आ गई कि हमने लिख दिया सेम सॉल्यूशन. तो हमारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, उस सिस्टम का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सॉल्यूशन के फाइंड करने की क्या मेथड है हमारे पास. तो हम सबसे पहले आपको यही बताएंगे सॉल्यूशन फाइंड करने की क्या मेथड है. उसके लिए मुझे सबसे पहले 3 ऑपरेशन सीखने पड़ेंगे एंड दैट इज कॉल्ड द रो ऑपरेशन. यस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. बट रो ऑपरेशन दोनों टाइप के होंगे. हमारे पास कॉलम ऑपरेशन भी हो सकता है और रो ऑपरेशन भी हो सकता है. तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी हो सकता है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी. आप ध्यान से सुनिएगा. हमारी जो थ्योरी है वो हम केवल और केवल रो ऑपरेशन में लिखेंगे बट कॉलम ऑपरेशन में नहीं लिखेंगे. लेकिन तुम लिख सकते हो, तुम यू कैन अप्लाई इज आल्सो कॉलम ऑपरेशन. लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि आधे क्वेश्चन में हमने एक कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उस क्वेश्चन में हाफ क्वेश्चन में रो इक्विवेलेंट रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिया, दूसरे में रो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिया. ऐसा नहीं कर सकते हैं. आप एक बार डिसाइड कीजिए कि कौन सा ऑपरेशन लगाना है और दोनों ऑपरेशन से आंसर सेम ही आएगा और दोनों ऑपरेशन आप लगा सकते हो. लेकिन हम टोटल थ्योरी में केवल और केवल रो ऑपरेशन ही अप्लाई करेंगे, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे. तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप के होंगे. अच्छा ऑपरेशन की कभी बात होती है तो ऑपरेशन एक टाइप का फंक्शन है. हम फंक्शन के नाम को ही रख दिए कि एक ऑपरेशन है, वो फंक्शन है. लेकिन एलिमेंट्री कहा क्योंकि पर्टिकुलरली
केवल सिंपल वे है। वो सिंपल वे क्या है, हम आपको पहले सिखाते हैं क्या क्या वे हैं, इसके बाद आपको बताते हैं मैथमेटिकली हाउ राइट, देन वी कैन सी दैट दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट। अगर इन्वर्टिबल है तो उसको बताते हैं इसका इनवर्स क्या एग्जिस्ट करता है। अगर इन्वर्टिबल होंगे तो इनके इनवर्स जो होंगे इन फंक्शंस के, दिस इज एलिमेंट्री ऑपरेशन इज आल्सो इन्वर्टिबल ऑपरेशन, एंड इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट्री ऑपरेशन इज आल्सो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। जो इन्वर्टिबल ऑपरेशन होंगे वो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन ही होंगे। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग फिर से डालेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। हम इसको इसके सॉल्यूशन को सीखने के लिए सबसे पहले मेरी पहली हेडिंग फिर से जा रही है, ये पहली ही मान सकते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ओके, चाहो तो हम ऑपरेशन लिख के दोनों अलग भी कर सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। हम आपको पूरा लिख देते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन। जब भी ऑपरेशन की बात हो जाए तो आप मानिएगा ये फंक्शन है, और ये फंक्शन हमारे पास जो भी फंक्शन है, ये कौन कौन से टाइप के फंक्शन है, ये हमारे पास देखिएगा, सबसे पहला, दूसरा, यहाँ पे जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है पहला और दूसरा, तो पहला मेरे पास आ रहा है यहाँ पे, वो कहलाता है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। ओके, सो दैट इज कॉल्ड रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। अच्छा, दूसरे की बात करें तो हमारे पास कहलाता है कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन। लेकिन हम आपको पहले बता रहे हैं ऑपरेशन एक फंक्शन है, लेकिन हमारी पूरी थ्योरी जाएगी वो जाएगी रो एलिमेंट्री ऑपरेशन पे। तो हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन ही डिफाइन किए ले रहे हैं कि रो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक और हेडिंग डालते हैं, दैट इज रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। सो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन देखते हैं क्या क्या है ये रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन। सो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन किसे कहेंगे, नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। देखिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पास 3 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है और इसके बाद हमने दूसरी इक्वेशन, मान ली 3 इक्वेशन। हम 3 इक्वेशन से आपको ये डिसाइड कराएंगे कि ये सिस्टम 3 इक्वेशन का सिस्टम, कितनी भी इक्वेशन हो सकती हैं। तो पहला जो रूल कहता है, रूल ये कहता है कि हमारे पास जो भी रूल लगाएंगे तो ये सब इक्विवेलेंट होंगे। कि अगर हम पहली इक्वेशन रेड में थी, ओके, पहली इक्वेशन और इस इक्वेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी ये वाली, ये इक्वेशन हमने कहा यहाँ आ गई, और दूसरी जो रेड इक्वेशन थी वो इंटरचेंज हो गई, यहाँ आ गई, और तीसरी इक्वेशन हमने कहा ये यहीं पे बनी रही है। तो ये पहला रूल है कि इक्वेशन, ये इक्वेशन को रिप्रेजेंटेशन है, इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है, इक्वेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। ये मेरा पहला रूल है। सो दिस इज द फर्स्ट रूल, वी कैन इंटरचेंज एनी रो एनी टाइम, आई हैव नो इफेक्ट, दैट इज इक्विवेलेंट सिस्टम। ओके, तो ये और इस सिस्टम में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, इस रो को हमने यहाँ कर दिया, इस रो को हमने यहाँ कर दिया, दैट इज फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है, देखिएगा, सेकेंड रूल की बात करें हम अगर, तो सेकेंड रूल कहता है कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, तीसरी इक्वेशन ये रही। अब देखिए ये क्या कर रही है, ये कर रही है कि नहीं, ऐसा करते हैं, इसमें पहली इक्वेशन को किसी c से मल्टीप्लाई करके किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कैसे कांस्टेंट से, नॉन जीरो कांस्टेंट से। तो मैं मान लिया ये c है, ओके,
और इस नॉन जीरो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये वेक्टर मान लो ये बड़ा हो गया। ओके, सो नाउ द लास्ट वन हमने कहा ऐसे इसको रखते हैं तो ये यही रहा। तो हमने क्या किया इसमें, इस रूल में मैंने ये किया कि जो इक्वेशन थी इस वाली इक्वेशन को c से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो मल्टीप्लाई बाय c, बट c इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। ओके, सो हमने कहा इसको हमने c से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लिया CR2 हुई, तो ये इक्वेशन CR2 की तरह रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये मेरे सेकेंड रूल कहलाएगा कि किसी भी रो में हम नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कभी भी। तो हम, ये मेरा सेकेंड रूल कहलाएगा, ये सेकेंड रूल कहलाएगा। अच्छा, थर्ड रूल देखिएगा क्या कहलाएगा। थर्ड रूल कहता है कि कभी भी किसी भी इक्वेशन में, मान लिया ये इक्वेशन है पहली, ओके, और ये दूसरी है और ये तीसरी है। हमने कहा इसको देखिए, समझते रहना, बेसिक पार्ट काफी आता है तो समझते रहना आप। इसको मैंने कहा c से मल्टीप्लाई नहीं किया। दूसरी इक्वेशन को हमने कहा इसको ऐसा ही रखा। तीसरी वाली को हमने कुछ कलाकारी कर दी। तो कलाकारी क्या कर दी, कहा कि अच्छा ठीक है इसको ऐसा करते हैं, इसको आगे तक जाने देते हैं। okay? इसमें क्या किया, हमने कहा किसी भी अनदर इक्वेशन में इससे, मान लिया हमने इस इक्वेशन में c से मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन के साथ ऐड कर दिया। मतलब यहाँ पे जो हमने R3 किया है वो हम ये कह रहे हैं कि R3 प्लस c के साथ R2 का मल्टीप्लाई कर दिया। किसी को हम R3 से ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, ये मेरा थर्ड रूल कहलाएगा। बट यहाँ c जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। जीरो होगा तो ये वेक्टर यहीं तक रह जाएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा R3 में। सो R3 को कन्वर्ट हमने कर दिया, इसके मतलब ये हमारे पास थर्ड रूल हो गया। अगर हम तीन इक्वेशन लेके हम तीनों रूल आपको बता दिए कि क्या क्या हो सकता है। पहला, हम कभी भी रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी रो से कभी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से। सो वी कैन मल्टीप्लाई द एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। थर्ड रूल हमारे पास क्या है कि किसी भी अनदर इक्वेशन से किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड कर सकते हैं, दूसरी इक्वेशन में ऐड कर सकते हैं। ये मेरा थर्ड रूल कहलाता है। तो ये हमारे पास तीन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। जैसे मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखे वैसे ही कॉलम ऑपरेशन भी। आप कॉलम ऑपरेशन 3 कॉलम लो या 4 कॉलम लो या m कॉलम लो, किसी भी कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो कभी भी। किसी भी कॉलम को, अगर कॉलम लगा रहे हैं, किसी भी कॉलम को किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कभी भी। तीसरा रूल, किसी भी कॉलम को किसी अनदर इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके अनदर इक्वेशन में ऐड कर सकते हैं। ये मेरा थर्ड रूल कहलाएगा, ये मेरा थर्ड रूल कहलाएगा, ये मेरा थर्ड रूल है। अब इस रूल के बाद अगर हम देखिए, मैथमेटिकली आपको लिखना सिखाते हैं कि मैथमेटिकली हाउ टू राइट मैथमेटिकली। सो मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, मैथमेटिकली हम एक बार लिखते हैं मैथमेटिकली क्या व्यू है और क्या लिखेंगे। सो हमारे पास पहला रूल जो है वो पहला रूल हम लिखने जा रहे हैं मैथमेटिकली। सो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो हम इस रूल को कह दे रहे हैं कि जो ये वाला रूल है वो क्या किया हमने, किया है सिंपल RI को अब हम जनरल लिख रहे हैं। ओके, और तीन नहीं लिख रहे हैं, RI को कभी भी किसी भी RJ से इंटरचेंज कर सकते हैं। ये मेरा पहला रूल। दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल था कि कभी भी किसी भी RI को हम CRI से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चौथा रूल क्या हुआ कि किसी भी RI से रिप्लेस कर सकते हैं किसी CRJ से मल्टीप्लाई करने पर, जहां I नॉट इक्वल टू Z। ओके, सो आप मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हो, RI इंटरचेंज टू RJ, RI to CRI and RI to RI CRI। अच्छा, ये मेरा दूसरा रूल हुआ है। मेरा फर्स्ट वे था प्रेजेंटेशन का, ये हमारे पास कैसे लिखेंगे, ये मेरा सेकेंड वे है। अच्छा, इस सेकेंड वे को हम थर्ड वे बनाना चाहते हैं, ठीक है। आप थर्ड देखिएगा, हम थर्ड कैसे लिखने जा रहे हैं। इसी सेम रूल को आप ऐसे लिख सकते हो थर्ड। देखिएगा हम थर्ड क्या लिख रहे हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर यू,
ओके, CSR नेट के लिए इंपॉर्टेंट आप देखिएगा, हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हमने कहा ये RI है तो हमने कहा कोई सेट बना लेते हैं सभी कॉलम सभी रो का, जितनी भी रो हो उनका सेट हमने कह दिया यस है। ओके, यस क्या है मेरे पास, जो यस है वो हमने कहा ये सेट है सभी रो का, जो भी रो है अथवा जो भी इक्वेशन है, इक्वेशंस का R1 R2 डॉट डॉट RM। ओके, यम इक्वेशन है इस एम इक्वेशन में, लेकिन हम यहाँ पे पहला फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं E1 कहां से कहां तक, S से S में। ओके, लेकिन S से S में ऐसा कर रहे हैं डिफाइन कि E1 एक फंक्शन है, रिप्रेजेंटेशन दिया, पहला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और इसमें RI को हमने अगर अप्लाई किया और ये अगर RI ही दे दे, RI ही दे दे, नहीं ये RJ दे दे, दूसरी इक्वेशन दे दे, तो ये हमारे पास एलिमेंट्री फंक्शन हो गया। यही पहला रूल है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का। इसके मतलब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इज अ फंक्शन है, और एक किस टाइप का फंक्शन है, एक इस टाइप का फंक्शन है। हमने कहा फंक्शन एक मशीन है, लेकिन ये मशीन E1 क्या कर रही है कि RI को तो ले रही है, लेकिन जो आउटपुट दे रही है वो RJ दे रही है, आउटपुट जो दे रही है वो RJ दे रही है। इस टाइप के फंक्शन को हमने ले लिया है। हम पहला ही रूल बता रहे हैं अभी, फर्स्ट वन, ओके, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो E1 हुआ, तो E1 एक ऐसा फंक्शन है जो RI कोई दूसरी रो का डोमेन ले रहा है, डोमेन में दूसरा रो ले रहा है, लेकिन जो रो आ रही है आउटपुट में वो दूसरी रो अगर आ जाती है, तो इस रूल को हम पहला रूल इंटरचेंज रूल कहते हैं। लेकिन इस रूल को हम एक एलिमेंट्री ऑपरेशन, एक एलिमेंट्री फंक्शन भी कहेंगे। लेकिन अगर इस एलिमेंट्री फंक्शन की अगर बात हो जाए RI to RJ से, इसके मतलब इसका अगर इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसका E1 इनवर्स अगर हम एग्जिस्ट कराना चाहें तो E1 इनवर्स मान लो हमने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दिया जो RJ से RI में जाए, इसके मतलब ये इसका इनवर्स फंक्शन होगा। इसके मतलब जो पहला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, देखिएगा हम इसी में दूसरा ऑपरेशन आपको हम बताते हैं कि दूसरा ऑपरेशन हमने मान लिया कि जो दूसरा ऑपरेशन है वो हम डिफाइन करना चाहते हैं कि E1 इनवर्स ऐसा डिफाइन किए दे रहे हैं जो RJ से RI में जाए, RJ से RI में जाए। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो देखिएगा, अगर हमने कहा E1 RI को हमने रिप्लेस किया और इसमें E1 इनवर्स कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा E1 इनवर्स RJ। ये वैल्यू RJ दे रहा है, अगर ये RJ दे रहा है तो ये फिर से आ जाएगा क्या, RI। तो देखिएगा क्या आ गया, E1 इनवर्स E1 RI is identity and say that is RI. Okay, that is same way we will write E1 इनवर्स RI। ओके, तो ये हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दैट मींस एलिमेंट्री फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन इज इन्वर्टिबल। ओके, दिस इंप्लाइज फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन, हमारा पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन है, वैसे तीनों है। ओके, एलिमेंट्री ऑपरेशन इज इन्वर्टिबल। एलिमेंट्री E1 एलिमेंट्री ऑपरेशन इज इन्वर्टिबल। कोई प्रॉब्लम किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें बताइए भाई। किसी को डाउट? अरे बताइए भाई। तो हमारे पास पहला रूल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, वो इन्वर्टिबल हो गया, वो इन्वर्टिबल हो गया। तो पहला रूल इज इन्वर्टिबल, फर्स्ट वन रूल इन्वर्टिबल। सेकेंड, सिमिलर अगर हम यहाँ पे दूसरा फंक्शन डिफाइन करें E1 जो 1/C RI करें तो ये भी इन्वर्टिबल हो जाएगा। सिमिलर वी विल राइट आल्सो थर्ड वन इन्वर्टिबल। इसके मतलब ऑल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इज इन्वर्टिबल। सभी इन्वर्टिबल जो भी ऑपरेशन है वो सभी एलिमेंट्री ऑपरेशन इन्वर्टिबल है। तो हम नोट करके लिखते हैं, नोट करके लिखते हैं। अरे बताइए भाई, कोई डाउट किसी को? नोट ऑल elementary row operation is are invertible and जो भी इनवर्स फंक्शन आएगा E1 इनवर्स, जो इन्वर्टिबल ऑपरेशन है एलिमेंट्री के,
वो भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होंगे। एंड ऑल इनवर्टिबल ऑपरेशन आर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अरे बताइए भाई, सबको समझ में आया ये मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है? किसी को डाउट? अरे बोलिए भाई, एनीवन ने डाउट? सर ये लाइन ऑल समझ में आया? इनवर्टिबल, सर कह रहे हैं ये लाइन समझ में आ रही। तेज बोलो। ऑल इनवर्टिबल ऑपरेशन आर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ऑल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आर इनवर्टिबल, पहले सभी इनवर्टिबल होंगे। अब जो इनवर्टिबल इनका इनवर्स स्केच करेगा ना, इवन इनवर्स, वो भी रो एलिमेंट्री ऑपरेशन होंगे, हम ये कह रहे हैं। अच्छा, ऑल इनवर्टिबल ऑपरेशन जो इसके इनवर्स आएंगे वो भी रो एलिमेंट्री ऑपरेशन ही है, क्योंकि वो एक दूसरे का रिप्रेजेंटेशन है। तो वो भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। जो भी इन्वर्टिबल ऑपरेशन आया है, जो एलिमेंट इन्वर्टिबल फंक्शन आए हैं, वो भी हम ये कह रहे हैं कि वो भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही, कोई अंतर नहीं है, वो भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहलाएंगे। अच्छा, ऐसा अगर हो गया तो हमारे पास जो सिस्टम है, ये 3 रूल लगा के हम सिस्टम को रो एक्लॉन फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर रो एक्लॉन फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारे पास रो एक्लॉन फॉर्म क्या होती है ये देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू रो एक्लॉन फॉर्म। यहां तक किसी को डाउट हो तो बोलिएगा। पर्टिकुलरली अभी हम कोई क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, केवल थ्योरी पे जाते हुए और थ्योरी को अच्छे से समझते हुए इक्विवेलेंट सिस्टम क्या होता है, फिर हमने ऑपरेशन लिखे, एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखे, एलिमेंट्री ऑपरेशन के कई व्यू बताए, क्या क्या व्यू हो सकते हैं। तो मैंने उस व्यू को भी लिखा कि इतनी रो है तो इसको रो इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमने ये भी बताया आपको सभी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इन्वर्टिबल हो गए। अगर इन्वर्टिबल हो गए तो हम कह रहे हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इन्वर्टिबल एंड ऑल एलिमेंट्री ऑपरेशन आर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। सभी इन्वर्टिबल ऑपरेशन भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हो जाएंगे। कोई डाउट किसी को यहां तक? बोलिए भाई। नहीं? गुड। अच्छा, तो हम स्टार्ट करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले हम 2 और हेडिंग लिख लेते हैं रो एक्लॉन फॉर्म से पहले। तो हम एक हेडिंग पहले लिखते हैं जो कि है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ओके, हेडिंग है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग है मेरी एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ओके, सो देखते हैं क्या एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, कौन बताएगा? व्हाट इज एलिमेंट्री मैट्रिक्स? तो एलिमेंट्री इक्विवेलेंट सिस्टम लिखा, एलिमेंट्री मैट्रिक्स लिखी, ठीक है। सो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बताओ, कौन बताएगा एलिमेंट्री मैट्रिक्स? एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है? एनीवन हैव आइडिया? इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म, हाँ, मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो मैट्रिक्स का है। अच्छा, गलत। और कोई? और कोई? और किसी को आइडिया भैया? सर नल मैट्रिक्स को छोड़ के सारी मैट्रिक्स एलिमेंट्री होती हैं क्योंकि उनमें एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, बहुत सही। हाँ, कौन सही बोल रहे हो? गुड। अच्छा, और पांडे जी, व्हाट इज एलिमेंट्री मैट्रिक्स? नबिता बताओ। अनुराधा तुम बताओ, चलो। व्हाट इज एलिमेंट्री मैट्रिक्स?
भूल गए? अनुराधा जी जी जी। भूल गए? नहीं कुछ कुछ मतलब थोड़ा तो भूल गया है बट कुछ याद भी आ रहा है। बताओ बताओ। बता देते हैं, पता नहीं सही है गलत। हाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है अप्लाई करते हैं तो इसमें वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो उसके कोफिशिएंट आते हैं उनको लिखते हैं। नहीं 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 सिंपल, हाँ थोड़ा सा ई गलत बता इज रहे हो, थोड़ा सा गलत कर रहे हो। जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दो, उसमें एक आइडेंटिटी सिंगल मैट्रिक्स में एलिमेंट्री रो अप्लाई ऑपरेशन करते लगा हैं दो। एलिमेंट्री। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिंगल रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, तीनों में से कोई ऑपरेशन लगाओ और जो मैट्रिक्स मिले उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक कोई भी सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से जो मैट्रिक्स फाइंड हो उसको कहेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ध्यान कर लो, देखो हम हिंदी में बता रहे हैं, हम लिखेंगे इसमें इंग्लिश में, तो हम हिंदी में बता रहे हैं, सब लोग पहले ध्यान करो। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक कोई भी सिंगल रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने से जो मैट्रिक्स मिले वो हमारी एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाती है। हम यही लिखेंगे, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइडेंटिटी मैट्रिक्स अप्लाइंग ए सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इससे मिल रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक बार सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने से जो मैट्रिक्स मिलेगी, सिंगल, दो लग गए तो नहीं, अगर कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में दो ऑपरेशन लग गए तो फिर एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं रहती है। केवल सिंगल ऑपरेशन लगाने से अगर जो मैट्रिक्स फाइंड होगी वो हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगी। तो हम कह रहे हैं ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइडेंटिटी मैट्रिक्स apply a single row elementary operation, single row elementary operation। तो अगर सिंगल रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से जो मैट्रिक्स मिलेगी is called elementary matrix, is called elementary matrix, elementary matrix। तो ये हमारे पास कहलाएगी एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो हमारे पास कभी भी कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, उसके सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा देते हैं तो मैट्रिक्स जो फाइंड होती है वो हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाने लगती है, तो वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगी। इसके मतलब अगर कभी भी कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जैसे एग्जांपल आपको हम बताते हैं, एग्जांपल हमने कहा चलो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 0 1, ओके, और इसमें पहला रूल लगा इंटरचेंज वाला, तो इंटरचेंज वाला रूल लगाएंगे इसमें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स मिल जाएगी वो मैट्रिक्स हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी। हमने कहा ये मैट्रिक्स कन्वर्ट होके पहुंच गई 0 1 1 0। देखो इसमें एक रूल लगा, कौन सा, E1। हमने क्या किया, E1 I में अप्लाई किया और ये मैट्रिक्स हमें मिल गई, दैट इज E1, जो हमने E1 कहा मेरे हिसाब से 0 1 1 0। तो ये जो मैट्रिक्स आ गई ये मैट्रिक्स कहलाने लगेगी एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अच्छा चलो दूसरा रूल लगा देते हैं। हमने कहा कोई भी C नॉन जीरो है एलिमेंट और E2I लगा दिया। E2I का मतलब किसी भी रो में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये C से मल्टीप्लाई कर दिया, बट C नॉन जीरो, तो ये भी हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो गई। मतलब किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2x2 यहाँ लिख रहे हैं, 3x3 भी लिख सकते हो, 4x4 भी लिख सकते हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिंगल ऑपरेशन लगाने से जो मैट्रिक्स मिल जाए वो हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगी। कोई डाउट किसी को? बोलिए भाई। हाँ जवाला बताओ क्या बोल रहे हैं? नहीं कोई डाउट। कोई डाउट नहीं है? अच्छा नहीं डाउट पूछ सकते हो, ये तुम YouTube पे जाओगे ये सब वो रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी, ठीक है, इसलिए दादागिरी दिखा सकते हो। ओके सो एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अच्छा एलिमेंट्री मैट्रिक्स जब पढ़ लिया तो हम देखते हैं नोड 1, ठीक है। नोड 1 मेरे पास क्या है,
नोट 1 जो लिखने जा रहे हैं वो नोट 1 एक थ्योरम है, लेकिन हम फिर भी नोट में सब समा देंगे। नोट 1 पहला नोट लिखते हैं किस पे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स में। हमने कहा मेरे पास E1 जो है, E1 इज एनी, E लिख देते हैं, E1 ना लिख के, is any elementary operation. Okay, so E is any elementary operation. So E is any elementary row operation, कॉलम नहीं, रो ऑपरेशन, ठीक है, रो ऑपरेशन, एंड कैपिटल E is the elementary matrix corresponding E, elementary matrix, कैपिटल E elementary matrix, कैपिटल E कैसे मिली, elementary matrix corresponding ऑपरेशन E। तो ये कैपिटल E कैसे मिलेगी, कैपिटल E का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखो, ये कैपिटल E1 हो गया, इसको E2 कहती है, समझ गए सब लोग। तो ये क्या कर रही है, E कैसे मिलेगी कैपिटल E, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये कोई भी ऑपरेशन है लगा देंगे तो हमें सिंगल ऑपरेशन जैसे लगाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो कैपिटल E मिल जाएगी। यस दैट इज, अगर आप लिखना चाहो तो हम आपको मैथमेटिकली भी लिख दे रहे हैं कि कैपिटल E, स्मॉल E को कैपिटल I में एक बार लगाने से, सिंगल ऑपरेशन लगाने से हमें कैपिटल E मिल जाएगी। देन तब देखिए देन हम ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, याद कीजिएगा भाई, E कैपिटल A क्या है अभी बता रहे हैं, इक्वल टू कैपिटल E इंटू A। हम ये कह रहे हैं वेयर A कोई भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, वेयर A इक्वल टू Aij m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। आप समझिएगा मैंने क्या लिखा है, सिंपल हमने ये कहा है, आप इसको भी डायरेक्ट लिख सकते थे स्टार करके, E कैपिटल A इक्वल टू कैपिटल E, स्मॉल E कैपिटल A इक्वल टू कैपिटल E इंटू A। मतलब हम ये कह रहे हैं कि किसी भी जनरल मैट्रिक्स में, देखो अभी तक हमने कैपिटल E को, स्मॉल E को कैपिटल I में लगाया था, तो जो पहले एक बार ऑपरेशन लगाने से, पहले ऑपरेशन लगाने से हमें एक मैट्रिक्स मिली, उसको हम लोगों ने एलिमेंट मैट्रिक्स कहा I में अप्लाई करने से। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जनरल किसी मैट्रिक्स में स्मॉल E को हमने क्या किया, अप्लाई किया, और हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा एलिमेंट्री ऑपरेशन कैपिटल A में अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो कैपिटल स्मॉल E और A करेंगे, मान लो तुमने कोई ऑपरेशन अप्लाई किया तो रो चेंज हो गया, अगर हमने मान लो रो इंटरचेंज किया कैपिटल A में, तो कैपिटल A में स्मॉल E A का मतलब हो गया, मान लो रो इंटरचेंज किया, तो रो इंटरचेंज करने के बाद तुम्हें एक मैट्रिक्स मिलेगी, लेकिन वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं होगी, कोई दूसरी मैट्रिक्स मिलेगी, कैपिटल A में हम कर रहे हैं। जनरल मैट्रिक्स में एक ऑपरेशन लगाने से एक मैट्रिक्स मिलती है, उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं कहते। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक सिंगल एलिमेंट लगाने से जो मैट्रिक्स मिलेगी वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर हम कोई जनरल मैट्रिक्स उठाएं और उस मैट्रिक्स में एक ऑपरेशन लगा दिया, उस ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्टेंट मिलेगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी, उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स में हमारे पास अगर हम कैपिटल E और वो A का मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी। मतलब अगर कैपिटल E क्या होगा, वो ऑपरेशन जो उसमें A में अप्लाई किया वो I में अप्लाई करने के बाद कैपिटल E मिला, अगर कैपिटल E और कैपिटल A का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी E अप्लाई करने के बाद A में, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी। जैसे हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है, तो देखिएगा हम आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, समझिएगा ध्यान से, जिन लोगों को नहीं समझ में आया एक बार समझिएगा। हमने कहा हमने कैपिटल A ले लिया 1 2 3 -4, ठीक है। अच्छा, हमने कहा इसमें एक ऑपरेशन लगा देते इंटरचेंज वाला, सबसे इजी ऑपरेशन लगा दिया हमने E A, हमने कह दिया E जो है हमारे पास इंटरचेंज वाला ऑपरेशन है, तो हमने ऑपरेशन चेंज कर दिया 3 4 और 1 और 2, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा ये जो वैल्यू होगी वो कैपिटल E इंटू A के बराबर होगी। अब कैपिटल E निकाल लेते हैं, कैपिटल E कैसे निकलेगा,
कैपिटल ई ऐसे निकलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, पक्की बात है, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो 0 1 1 0 हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, ये कैपिटल ई हो गई। अब देखिएगा कैपिटल ई और ए का मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ही निकल के आएगी। देखते हैं मल्टीप्लाई करके। सो वी विल मल्टीप्लाई नाउ कैपिटल ई into A. Capital E is 0 1 1 0. Now multiply with A 1 2 3 minus 4. Okay, and we will get, देखो ये मैट्रिक्स आई कि नहीं, मल्टीप्लाई करके देखो ये मैट्रिक्स आपको मिली कि नहीं मिली। ओके, सो दैट रिजल्टेंट मैट्रिक्स एंड दैट रिजल्टेंट मैट्रिक्स बोथ आर इक्वल, A E equal to E A। अब आप समझ गए होंगे हमने क्या किया, क्या कहना चाहते थे हम। Okay, so that is my answer and the answer is 1. किसी को डाउट पहले नोट में? बहुत अच्छा नोट है और आप समझिएगा, लैंग्वेज का बहुत अच्छा नोट है। आप लैंग्वेज समझिएगा क्या क्या हम कह रहे हैं कि हमने कैपिटल ई को, स्मॉल ई को कैपिटल ई के टर्म में लिख दिया जनरल मैट्रिक्स को। दैट मींस व्हेनेवर गिवन द जनरल मैट्रिक्स वी कैन अप्लाई द any operation E and that can be written as a capital into E. Okay, so capital A into A. Okay, so now हाँ देखेंगे यूज क्या है आगे। ओके पांडे जी, यूज देखेंगे हम क्या क्या यूज करेंगे। मैट्रिक्स का यूज ही है क्योंकि हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में जो ऑपरेशन लगाएंगे वो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो इसका यूज है। ओके, फिलहाल हम डायरेक्ट बताने लगते हैं कि रो एलिमेंट ऑपरेशन में कुछ नहीं किया। सो देखेंगे क्या क्या यूज है, हम कैसे कैसे यूज करेंगे। ओके, सो कई चीजें यूज करेंगे, इनवर्स निकालने में, इन्वर्टिबल निकालने में, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने में, कैसे कैसे लिखेंगे। सो धैर्य रखेंगे, देखते हैं क्या क्या यूज हम करते हैं। बताइए और कोई डाउट किसी को? और किसी का डाउट भैया? इसमें किसी का और कोई डाउट? टेल मी। आगे बढ़ा जाए। ठीक, गुड, अच्छा। अगर इस मैट्रिक्स में हमने कहा एक ऑपरेशन अप्लाई किया था तो ई ए आ गया, हम कहते हैं मान लो हमने n एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई की, n के मतलब ये तीनों में से n बार किया। सो नोट टू हमने मान लिया कि E1 E2 ये n है, n ऑपरेशन है और a में अप्लाई कर दिया। अच्छा n ऑपरेशन है, तुमने तीन ही लिखे, लेकिन तीन में से ही कोई ना कोई है। पहली बार मान लो हमने रो लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया, कैसे भी लगाते रहे। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन लगाने के बाद तुम्हें मैट्रिक्स मिलेगी वो E1 E2 डॉट डॉट En इंटू ए का फॉर्म मिलेगा। तो ये जो जनरल है ये जनरल भी ट्रू होगा, जहां E1 क्या होगा, E1 होगा कि कैपिटल E1 I में अप्लाई किया होगा तो E1 मिला होगा, E2 को I में अप्लाई किया होगा सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन से, ध्यान देना, E2 मिला होगा। ओके, ऐसे ही हमारे पास En इंटू I में अप्लाई किया होगा तो हमारे पास En मैट्रिक्स मिली होगी। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन इस टाइप से लिखे होंगे फॉर ऑल n1 2 डॉट n तक। ओके, सो ये हमारे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो हम कह रहे हैं कि कभी भी एक मैट्रिक्स में फाइनाइट नंबर ऑफ रो एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स इनटू ए। अगर अच्छा हम इसको प्रोडक्ट कर दें तो इसको P कह देते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिएगा हमारे पास क्या हो, कन्वर्ट हो जाएगा। मान लिया ये E1 है और ये E2 है, डॉट डॉट En है और ये A है। तो हम ये कह रहे हैं ये हमारे पास जो कन्वर्जन आएगा वो आ जाएगा, मान लो इसको P कह दिया, P इज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। सो हमारे पास P इंटू A आ जाएगा। ओके, सो P इंटू A आ जाएगा। यस, so ये P where P equal to multiplication of E1 E2 dot dot En, the product of all elementary matrix। so P into A, P फिर से एक मैट्रिक्स आ जाएगी into A, इसके मतलब कभी भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करने से इसके दो प्रोडक्ट में आ जाएगी, वो मैट्रिक्स जो है दो प्रोडक्ट में लिखी जाएगी।
कोई डाउट किसी को? बताइए भाई, कोई डाउट? और किसी को डाउट? बोलिए भाई, कोई डाउट हो तो बताइए। किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक? कहाँ हम पहुंच गए हैं? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को अप्लाई करते करते E1 में आ गए, E1 को E2 में लिख दिए, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास कभी भी दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी मैट्रिक्स हैं, और मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट कब कहलाएंगी? जब हमारे पास कभी भी गिवन मैट्रिक्स के साथ फाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस को अप्लाई कर दिया जाए, फाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस को अप्लाई कर दिया जाए, तो जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगी वो मैट्रिक्स ए मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स ए और बी हमारे पास कहलाएंगी रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। देखो, अब रो इक्विवेलेंट सिस्टम नहीं है, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं अभी। तो हमारे पास अगर हम कभी भी अगर कोई भी मैट्रिक्स ए और बी रो इक्विवेलेंट कहलाएगी, कब कहलाएगी? जब किसी भी मैट्रिक्स में फाइनाइट नंबर ऑफ रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद अगर वो मैट्रिक्स ए में आ जाए। हमने कहा ए और बी अगर दो है मैट्रिक्स और E1 E2 डॉट डॉट En, हमने इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किए तो वो मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गई ए में, तो ए और बी मैट्रिक्स कहलाएंगी equivalent row matrix. Okay, so if let A and V are given two matrix, A and V are two matrices such that apply the E1 E2 En finite number of elementary row operation, that means finite sequence elementary operation apply करें B में और हमें A मिल जाए, कोई मैट्रिक्स A मिल जाए, that means A and V, then I'm saying that A and V are equivalent matrix. A and V are equivalent matrix. तो एक और नाम आया equivalent matrix। देखो, सबको इधर उधर नहीं करना, equivalent matrix। तो हमारे पास equivalent matrix कहलाएगी। इक्विवेलेंट रो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ओके, इक्विवेलेंट रो मैट्रिक्स भी कभी कभी कहते हैं, बिकॉज़ रो में अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड द इक्विवेलेंट रो मैट्रिक्स। अगर ऐसा हुआ तो मैंने आपको बताया E1 E2 En जो है कैपिटल E1 में चेंज हो जाएगा। इसके मतलब जो B है कैन बी रिटन एज इनटू P इनटू A टाइप्स। ओके, इसके मतलब जो B मैट्रिक्स है इसको हम किसी भी P इनटू A से P इनटू B से लिख सकते हैं। तो P इनटू B क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स होगा। इसके मतलब A और B अगर एलिमेंट्री इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, नोट नेक्स्ट, अगर A और B इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं तो हम A को लिख सकते हैं, A कैन बी रिटन एज, क्योंकि A कैसे फाइंड हुई? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से E1 E2 डॉट डॉट En इनटू B में। लेकिन हम इसको बैक वाली थ्योरम से कह सकते हैं कैपिटल E1 इनटू E2 डॉट डॉट En इनटू B। अच्छा, ऐसा कह सकते हैं, तो हमने इसको P रिप्रेजेंटेशन दिया, तो A इक्वल टू P टाइम्स B लिख सकते हैं, A into P times B लिख सकते हैं, where P is a product of elementary matrices, okay, so elementary matrices आ जाएगा हमारे पास, elementary matrices की तरह वर्क करेगा। तो ये हमारे पास नोट नेक्स्ट हुआ, अगर A और B हमारे पास कभी भी कोई भी दो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हुई तो हम A कैन बी रिटन एज P into B टाइप। सो P is the multiply in the pre-multiply in the B। लेकिन अगर यहीं पे हम कॉलम ऑपरेशन की बात करने लगते पहले नोट से, अगेन सीधा अगर हम कॉलम ऑपरेशन की बात करते, यहाँ पे E1 रो ऑपरेशन था, तो E1 A अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगाते तो ये A इंटू E हो जाता, राइट में मल्टीप्लाई हो जाता, लेफ्ट में नहीं, राइट में मल्टीप्लाई होता A इंटू E। तो यहाँ पे जितने भी रो हम लेफ्ट में लिखे हैं वो सभी राइट में होते हैं। अगर A and B are the column equivalent matrices, we can say that column equivalent matrix, then A can be written as P into B into P, where P is a product of elementary matrices again। So अगर कॉलम ऑपरेशन से हम इनको सबको देखना चाहेंगे तो जो लेफ्ट में लिखा है वो राइट में लिख देना P,
तो सभी कॉलम ऑपरेशन से एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये हमारे पास एलिमेंट्री रो मैट्रिसेस हुई जिसमें हम ए और बी को भी इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कहेंगे। बताइए यहाँ तक कोई किसी को डाउट हो तो बोलिए। एनीवन एनी डाउट? यस टेल मी, एनी डाउट? तो बी को भी पी ऑफ ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बी को भी पी ऑफ ए के फॉर्म में कर सकते हैं। हाँ वो भी लिख सकते हैं। हाँ बी कैन बी तब रिटन। वहाँ पे हमारा पी क्या होगा? यस यस, पी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। जैसे जैसे पी में अप्लाई करोगे वैसे वैसे हमारे पास प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी कैन बी रिटन एज पी इनटू ए वेयर पी इज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। जैसे जैसे अप्लाई करोगे दोनों तरफ से ट्रू है। अगर हम बी से ए फाइंड कर सकते हैं क्योंकि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इन्वर्टिबल हो गया, तो इन्वर्टिबल हो गया तो इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये भी तुम लिख सकते हो b इक्वल टू p इनटू a वेयर p इज एलिमेंट्री मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। बट प्रोडक्ट वो क्या होगा? वो अलग अलग प्रोडक्ट होगा। कौन सी? वो e1 e2 en पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हाँ दोनों वे लिख सकते हो यहाँ पे, ऐसा नहीं कि एक ही वे लिख सकते हो। तो मैं लिखना है तो दूसरा वे भी लिख सकते हो यहाँ पे, और वी कैन राइट आल्सो। ओके, क्वेश्चन था इसका जवाला का कि क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते b इक्वल टू p इंटू ए? ऐसा भी लिख सकते हो p इंटू ए, बट लेफ्ट में ही मल्टीप्लाई रहेगा। तो इसके मतलब अब हमने क्या किया, E1 में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किए और B मिल गया। दोनों तरफ से ट्रू है क्योंकि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो E1 यहाँ पे E1 इनवर्स यहाँ अप्लाई कर सकते हो। वो E1 कैपिटल E1 E2 केवल डिफरेंट डिफरेंट होंगे, बाद बाकी ऑपरेशन तो होंगे होंगे। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं p इंटू ए और p इंटू ए। इसका मतलब a और b अगर इक्विवेलेंट है, we can write a इक्वल टू p इंटू b और b इक्वल टू p इंटू a। जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहें, जब हम कहें a and b are the equivalent row matrices, I am not saying that equivalent column matrices. If I will say that a and b are the equivalent column matrices, then a can be written as b into p or b can be written as a into p in this way. Okay, so लेफ्ट में लिखा है वो राइट में चला जाएगा, वो हमारे पास एलिमेंट्री कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी, वो एलिमेंट्री कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। तो हमारे पास एलिमेंट्री कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके, सो हमारा पूरा जो व्यू यहाँ पे हमारा गया, क्वेश्चन जो हमारे पास गए हैं वो हमने आज आपको केवल डिस्कशन किया है उस पर कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक बार फिर से आप पूरी समरी सुन लीजिए। मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैंने जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उठाया। उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर हम क्या क्वेश्चन है सर ए में पहले एन ऑपरेशन लग रहा है, हाँ ये ऑपरेशन लग रहा है, हाँ तुम लगा सकते हैं, दोनों में लगा सकते हैं। उसका इन्वर्टिबल ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है तो E1 E2 En इंटू बी होगा, तो E1 का इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो तो E1 इनवर्स ही हो जाएगा, E2 इनवर्स ही हो जाएगा। हम कह तो रहे हैं जो P है वो एलिमेंट्री ऑपरेशन के अलग अलग एलिमेंट्री ऑपरेशन का प्रोडक्ट है। अगर हम लिखते हैं A इंटू पी इंटू बी तो P है वो पहली वाली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का नहीं है, वो कोई दूसरी रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का है। B इक्वल टू पी ए लिखते हैं तो फिर से हम अलग अलग P E1 E2 En होगा, वो अलग अलग E1 E2 En आएगा, वही सेम नहीं होंगे दोनों। ओके, डिफरेंट डिफरेंट पे सो लिख सकते हो P, अगर तुम और भी जनरल लिखना चाहो ओके सो जनरल और भी लिख सकते हो। अगर हम यहाँ पे P ना लिख के तो आप Q लिख सकते हो। ठीक है, अगर और तुम्हें जनरल लिखना है तो नॉट वी कैन राइट एट द P एंड द Q वेयर Q इज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ओके, ये P और ये P सेम नहीं है, सिंपल वे। सो Q इज द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। आप कोई प्रॉब्लम रो ऑपरेशन? ठीक है, इसको क्यू लिख लो, तुम P और Q में डिफरेंट नहीं समझ रहे हो। P और P, यहाँ का P और यहाँ का P अलग अलग था, सो Q यहाँ Q लिख सकते हो, B इक्वल टू P इंटू Q इंटू A टाइप। सो डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स से फाइंड होगा, बट Q इज अगेन एलिमेंट्री प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होता है। देखिए हमारे पास जो समरी, हमारी पहली आज के लेक्चर की जो समरी है वो एक बार फिर से सुनिएगा और इसको याद कीजिएगा। हमारी समरी क्या है? सबसे पहले हमने कहा कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है मेरे पास, वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने लिखा, हम उसके सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन में x1 x2 xn उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने सबसे पहले उसके लीनियर कॉम्बिनेशन को कंबाइन किया, इसके बाद हमने कहा जो सोल्यूशन का सिस्टम होगा वही हमारे पास इस इक्वेशन का सिस्टम होगा। इसके बाद हमने एक और सिस्टम उठाया, देखिए किसके, दो सिस्टम को कंपेयर किया, सिस्टम 1 एंड सिस्टम बी। हमने कहा ये सिस्टम का सोल्यूशन और सिस्टम का सोल्यूशन अगर सेम हुआ तो हमारे पास ये जो सिस्टम है वो इक्विवेलेंट सिस्टम कहलाने लगेगी।
दूसरा पॉइंट, अगर इक्विवेलेंट सिस्टम है तो हम उसको डिफरेंट वे में थिंक कर सकते हैं कि अगर हमारे पास सिस्टम 1 की जितनी भी इक्वेशन है, कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस इन V। अगर ऐसा हो गया कि अनदर सिस्टम लिख दिया और वाइस वर्सा भी उल्टा हो गया, तो दोनों सिस्टम कहलाने लगेंगे इक्विवेलेंट सिस्टम। अच्छा, हमारे पास सामने बात ये आती है कि यार नहीं, हमने ऐसा क्यों पढ़ा कि पहली इक्वेशन के दूसरी इक्वेशन के सिस्टम में लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, तो मैं इसे डायरेक्ट क्यों नहीं पढ़ लिया कि दोनों के सोल्यूशन सेम हो तो हमारे पास इक्विवेलेंट सिस्टम कहलाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है, हमारे पास जो ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन में जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो यही लिखी होगी, बोथ हैव सेम सॉल्यूशन। हो सकता हो हमारे पास ऑप्शन में ऐसा भी लिखा हो कि every equation of the A has can be written as a linear combination of equations in B, and also vice versa, can you say that A and B are equivalent? So हमारे पास सिंपल कि हमें सब कुछ सीखना है, चाहे डेफिनेशन कैसे भी लिखी हो उसको भी समझना है। फिलहाल अभी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हम नहीं सॉल्व करेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन से, हम लोग क्या करेंगे, उस सिस्टम के सोल्यूशन को निकाल लेंगे, दोनों के सोल्यूशन सेम होंगे तो हम कह देंगे वो हमारे पास दोनों सिस्टम इक्विवेलेंट सिस्टम होंगे। जब इक्विवेलेंट सिस्टम की बात आ गई तो सोल्यूशन की बात आई, जब सोल्यूशन की बात आई तो मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन की बात आ गई तो सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास जनरल कुछ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो अप्लाई करेंगे, वो एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाते हैं, एलिमेंट्री फंक्शन कहते हैं। उन एलिमेंट्री फंक्शन को अप्लाई करके हम सिस्टम को सॉल्व करेंगे। उस एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करने के लिए मैंने आपको सबसे पहले एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बताया, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन बताया। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन बताने के बाद हमने आपको ये बताया कि कभी भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो तो हमने आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को एलिमेंट्री मैट्रिक्स से कनेक्ट किया। जब एलिमेंट्री मैट्रिक्स से कनेक्ट किया तो हमने आपको उस एलिमेंट्री ऑपरेशन को एक जनरल मैट्रिक्स से कनेक्ट किया, उस जनरल मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में लिख दिया। जनरल मैट्रिक्स लिखने के बाद फिर से मेरे सामने एक और बात आएगी कि अगर दो मैट्रिक्स हैं, दो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कब कहलाएगी, उसको भी मैंने आपको बताया कि कभी भी किसी मैट्रिक्स में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस अप्लाई करने के बाद अगर कोई दूसरी इक्वेशन मिल जाती है तो हमारे पास वो रो ए और बी रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाती है। इस सिमिलर वे वी कैन राइट ऑल द डेफिनेशन एज अ कॉलम ऑपरेशन, एंड कॉलम ऑपरेशन में जो डेफिनेशन हमने लिखी वो भी सेम होगी। तो ये रो एलिमेंट्री ऑपरेशन तक हो गया। तो हमारी कहानी यहाँ तक हो गई है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे बढ़ेंगे, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, बट हम ज्यादातर सब जनरली पढ़ाएंगे, हम ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं उठाएंगे। हम आपको जनरल बताएंगे बट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, वहां से लगाते रहना आप क्वेश्चन। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा तो हम करेंगे क्वेश्चन। हम हर लेक्चर के बाद, हर चैप्टर के बाद 10 या 20 क्वेश्चन लगाएंगे, 10 से 20 क्वेश्चन। इसके बाद तुम्हें लगाना है कि क्वेश्चन को कैसे करना है, तो हम 10 या 20 क्वेश्चन जो लगाएंगे वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा के आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद तुम्हें लगाना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे तभी तुम कुछ सीख सकते हो, नहीं लगाओगे तो फिर कुछ भी नहीं सीख सकते हो, ठीक है। और किसी का कोई भी अगर और डाउट हो तो मुझसे